गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंटों को आपका हार्दिक अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए, हम लोग अब बात करते हैं, आप लोगों की बात यहाँ तक हो गई नीति निर्देशक तत्वों पर और मौलिक कर्तव्य की बात हम लोग कर चुके थे। अब हम पढ़ते हैं भारत संघ की जो सूचियाँ हैं उन सूचियों के बारे में। जो भारत संघ के अंतर्गत जो सूचियाँ बनाई गई है, संविधान की जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो सूचियाँ बनाई गई है उन सूचियों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और भारत संघ के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया और संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कि भारत संघ की अलग सूची होगी, राज्य संघ की अलग सूची होगी और दोनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाए उस स्थिति में भी एक समवर्ती सूची का भी इन्होंने अवलोकन किया था। तो कहने का मतलब है कि भारत संघ के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को अपनाया था, इसलिए 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन हमारे संविधान में वर्णित किया गया है, जो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समाहित किया गया। अब देखिए 3 प्रकार सूचियाँ कौन कौन सी थी। पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची क्यों कहा गया, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाए जाएंगे, संघ सूची के जितने भी जो कानून बनाए जाएंगे वो सभी के सभी कानून संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। अर्थात संघ सूची के अंतर्गत जो विषय डाले गए हैं, जब संविधान का निर्माण किया गया था इसमें 97 विषय को इसके अंतर्गत समाहित किया गया था, जबकि वर्तमान में संघ सूची में कुल 100 विषय समाहित किए गए हैं, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन किए गए थे। संविधान में वर्णन में 97 विषय संघ सूची के अंतर्गत डाले गए थे। उन 97 विषय में रक्षा है, डाक तार सुरक्षा, पोस्ट ऑफिस, विदेशी मामले, बीमा है, वायुसेना है, बंदरगाह, इनसे संबंधित जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत डाले गए थे। और संघ सूची के जो कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद के पास, अर्थात संघ सूची के जितने भी जो विषय 100 विषय हैं उन विषयों पर कानून बनाने का जो दायित्व है वो संसद के पास होगा, अर्थात संसद के द्वारा ही उन विषयों के ऊपर कानून बनाया जा सकता है जो संघ सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। संघ सूची को जब बनाया गया तो उस समय उसमें 97 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें कुल 100 विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों को शामिल किया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। और वो कौन कौन से, बीमा मान लीजिए आप लोग, वायुसेना मान लीजिए, सुरक्षा मान लीजिए, पोस्ट ऑफिस मान लीजिए, विदेशी मामले, सुरक्षा है, इनसे संबंधित और भी कुछ विषय हैं। उन सभी विषयों पर कानून बनाने का जो कार्य है वो संसद के पास है, अर्थात संघ सूची में जितने भी जो 100 विषय हैं उन 100 के 100 विषयों पर कानून बनाने का दायित्व है वो संसद के पास है। अब नेक्स्ट आई आप लोगों की है राज्य सूची। राज्य सूची मतलब स्थानीय जो महत्व के जो विषय होंगे राज्य के अंतर्गत, उन महत्व के विषयों के ऊपर कानून बनाने का कार्य राज्य के जो विधानमंडल होंगे उन विधानमंडलों को सुपुर्द किया गया। अर्थात स्थानीय ये कहें कि राज्य, यानी कि राज्य लेवल के जो मुद्दे होंगे, जो महत्व के जो विषय होंगे उन विषयों पर कानून बनाने का जो कार्य वो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल, राज्य विधानमंडलों को ये अधिकार दिया गया कि राज्य के संबंधित जो विषय होंगे उनके ऊपर कानून बनाने का कार्य और राज्य विधानमंडलों को दिए गए। जब प्रारंभ में इसके अंतर्गत भी 66 विषय इसके अंतर्गत समाहित किए गए थे, जबकि वर्तमान में राज्य सूची के अंतर्गत कुल 61 यानी कि 61 विषय डाले गए हैं। उनमें से कौन कौन से, देखिए, पुलिस प्रशासन है, सहकारिता है, स्थानीय स्वशासन है, खनन है, मनोरंजन है, पटवार सेवा है, भू राजस्व है और बिक्री कर, ये विषय कुल मिलाकर इसके अंतर्गत वर्तमान में कुल 61 विषयों को शामिल किया गया। यानी 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार वो स्थानीय विधानमंडल को दिया गया है जो राज्य सूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट आती है अपने जो समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के अंतर्गत इस विषय के अंतर्गत दोनों को समान अधिकार दिए गए। यदि समवर्ती सूची के अंतर्गत जब संविधान निर्माण उस समय इसमें कुछ 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत 52 विषयों को शामिल किया गया। देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या होता है कि जब इसके अंतर्गत दोनों को, राज्य और केंद्र दोनों इसके अंतर्गत कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र सरकार ऐसा लगे कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है वही पारित मान्य होगा, तो अधिकांश इसके अंतर्गत भी इन्हीं को डाला गया है। अब इसके अंदर शिक्षा, वन, नापतोल, शिक्षा, वन, नापतोल, शिक्षा है, वन है, नापतोल है, पशु पक्षियों का संरक्षण है, पशु पक्षियों का संरक्षण है,
पशु पक्षियों का संरक्षण है, और क्या है कि आर्थिक और नियोजन से परिवार नियोजन, आर्थिक और परिवार नियोजन। इसके अंतर्गत भी कुल 52 विषय वर्तमान में है। संविधान निर्माण के समय इसमें टोटल थे 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके अंतर्गत ही 52 विषय, और इन 52 विषयों पर कानून बनाने का जो कार्य है वो दोनों को दिया गया, अर्थात दोनों संघ सूची वाले और राज्य सूची वाले दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं। यदि किसी विषय पर कानून बनाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। तो ये हो गई आप लोगों की तीनों सूचियाँ। संघ सूची के अंतर्गत जो कुल विषय डाले गए, जो संविधान निर्माण के समय 97 थे और वर्तमान में 100 विषय हैं, और इनके ऊपर कानून बनाने का जो कार्य है वो अर्थात पार्लियामेंट यानी कि संसद के पास दिया गया। अर्थात इन 100 विषयों के अंतर्गत कानून बनाने का कार्य संसद के पास है। संसद के द्वारा बनाए गए कानून इन विषयों पर लागू होंगे। इनमें कौन कौन से थे? बीमा थी, वायुसेना थी, सुरक्षा थी, पोस्ट ऑफिस है, विदेशी मामले और सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं या जो विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का कार्य भारत की संसद को दिया गया। अर्थात संसद के द्वारा ही कानून बनाए जा सकते हैं, अन्य किसी को इसमें कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। दूसरी सूची थी राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जब संविधान निर्माण के थे उस समय थे 66 विषय, जबकि वर्तमान में है कुल 61 विषय। राज्य सूची के जो स्थानीय महत्व के जो विषय होंगे उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का जो कार्य है वो राज्य के विधानमंडलों को दिया गया। अर्थात स्थानीय महत्व के जो विषय होंगे उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का कार्य राज्य के जो विधानमंडल होंगे उन विधानमंडलों के पास ही अधिकार दिए गए और वही कानून बना सकते हैं। इनमें कौन कौन से थे? पुलिस प्रशासन था, सहकारिता, स्थानीय स्वशासन, खनन विभाग, मनोरंजन, पटवार से सेवा, भू राजस्व और बिक्री कर को शामिल किया गया है। और तीसरी आती है आप लोगों की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची यानी कि इस सूची के अंतर्गत संघ और राज्य दोनों ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, लेकिन यदि किसी विषय पर कानून बनाते समय यदि विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संघ के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसके अंतर्गत प्रारंभ में इसमें 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें 52 विषय शामिल किए गए हैं। और इन 52 विषय कौन कौन से? शिक्षा था, वन है, नापतोल है, पशु पक्षी है का संरक्षण है, आर्थिक नियोजन यानी कि परिवार नियोजन संबंधित जो कार्य हैं वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये आप लोगों के इनका विशेषकर ध्यान आप लोगों को रखना है। अब इसमें देखिए आप लोग 100, 61 और 52 ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। वर्तमान में ये है, वर्तमान में जो सूची है उनके अंदर विषय कौन से? 100, 61 और 52 ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और पूर्व की बात में आप लोग जाते हो तो उसमें ध्यान रखो आप लोग 97, 66 और 47 ये आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। जब संविधान निर्माण के समय जो तीनों सूचियाँ बनाई उसमें कितने कितने विषयों को शामिल किया गया था, तो उस समय तो थे 97, 66 और 47 और वर्तमान में 100, 61 और 52 विषय यानी कि इसके अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग संघीय शासन व्यवस्था के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग संघीय शासन व्यवस्था। देखिए संघीय शासन व्यवस्था का पहले सिस्टम में तो समझा लोग, जो ये प्रावधान है ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं, कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है। संघवाद अंग्रेजी के फेडरलिज्म शब्द का हिंदी अनुवाद है। संघवाद अंग्रेजी के फेडरलिज्म
फेडरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण, हिंदी अनुवाद है। ये देखिए संघवाद क्या है, संघवाद का अंग्रेजी के अंदर फेडरलिज्म, फेडरलिज्म अंग्रेजी का शब्द होता है जिसे संघवाद कहते हैं, और ये हिंदी का जो शब्द लिया गया है फेडरलिज्म, संघवाद यानी कि फेडरलिज्म अंग्रेजी शब्द का रूपांतरण है, और जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। इसका अर्थ होता है संधि या समझौता, संधि या समझौता, संधि या समझौता के रूप में इसे लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, एक विद्वान होते हैं हैमिल्टन। हैमिल्टन नाम के एक विद्वान ने इस संदर्भ में एक बात कहा था, संघवाद शासन राज्यों का ऐसा समुदाय है, संघवाद राज्यों का ऐसा समुदाय है, ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का निर्माण करता है, जो नए राज्यों का निर्माण करता है। क्या कहता है हैमिल्टन? संघवाद राज्यों का ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का निर्माण करता है, ऐसा समुदाय है, ऐसा समुदाय जो नए राज्यों का निर्माण करता है। एक विद्वान और थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने कहा संघवाद सरकार एक ऐसा समझौता है जिसके द्वारा बहुत से एक जैसे राज्य एक बड़े राज्य के सदस्य बनने को तैयार रहते हैं। गांधीगत संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय और स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन कार्य करती है। देखिए संघवाद क्या है कि संघवाद हो गया कि एक प्रकार से जो केंद्र की और एक प्रकार से स्थानीय जो राज्य सरकार है वो एक प्रकार से केंद्र के अधीन में रहकर अपने शक्तियों का संचालन करती है। संघवाद का मतलब है कि केंद्र जो राज्य की जो सरकार है वो उसके अधीन रहकर अपने कार्यों का संचालन करती है, उसी को संघीय शासन व्यवस्था नाम दिया गया है। संघीय शासन दो प्रकार की स्थिति में है। पहली व्यवस्था होती है संघों का निर्माण स्वतंत्र राज्य के द्वारा किए जाए जो सामान्यतः राजनीतिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्रदान सहयोग करता हो। यूएसए में अपनाई जा रही, इसमें भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में राज्यों का संघ नामक शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारत राज्यों का संघ होगा, प्रथम अनुसूची है भारत की, इसमें कहा गया है कि भारतीय राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। पहली भारत की जो प्रथम अनुसूची उसमें कहा कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, अर्थात सभी राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे। भारत संघ के अंतर्गत जितने भी जो राज्य है वो सभी मिलकर एक प्रकार से राज्यों का एक संघ बनाया जाएगा जिसे भारत संघ के नाम से जाना जाएगा। कैसी वीर एक विद्वान थे, कैसी वीर, इन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि इन्होंने कहा था भारतीय संघवाद को इन्होंने अर्ध संघवाद की संज्ञा दी थी। भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद की संज्ञा दी थी। भारतीय संघवाद इन्होंने अर्ध संघवाद की संज्ञा दी थी, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मॉरिस जोन्स इन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। मॉरिस जॉनसन इन्होंने सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी, सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। इन्होंने भारत का जो संघवाद, जो मॉरिस जॉनसन है उन्होंने कहा था कि भारत का जो संघवाद है वो सहकारी संघवाद के नाम से जाना जाता है, अर्थात स्थानीय लोकल बॉडी गवर्नमेंट का। कैसी जोरी जैसे इन्होंने भारतीय संघवाद को समतल संघ की संज्ञा दी थी, समतल संघ की संज्ञा।
समतल संघ की संज्ञा दी थी। जेसी जोरी ने समतल संघवाद की संज्ञा दी थी। और बी.आर. अम्बेडकर ने भी कहा था कि संविधान के द्वारा केंद्र राज्यों के बीच में जो विधायी और कार्यपालिका शक्तियों का जो विभाजन में निहित है, हमारे संविधान में इस सिद्धांत को अपनाया गया। अम्बेडकर ने कहा था कि केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ निर्धारित की गई है, उसी सिद्धांत को हमारे संविधान में अपनाया गया है। तो ये देखिए आप लोगों को ये देखना कि देखिए पहले तो संघीय शासन व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से ली गई है। और संघीय शासन व्यवस्था का जो संघवाद शब्द है, इसकी अंग्रेजी है फेडरलिज्म शब्द, जिसका हिंदी रूपांतर होता है संघवाद, जिसका संधि या समझौता। अब देखिए हैमिल्टन नाम के विद्वान थे, इन्होंने कहा था कि संघवाद राज्यों का एक ऐसा समुदाय है जो नए राज्यों का निर्माण करता है। ये एक परिभाषा, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर कहता है कि भारत की प्रथम अनुसूची से भारत राज्यों का एक संघ होगा। पहली अनुसूची के अंतर्गत देखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। कैसी वीर, इन्होंने भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद की संज्ञा दी थी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। मॉरिस जॉनसन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। और कैसी वीर ने इसे समतल संघवाद की संज्ञा दी थी। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए आप लोग, इसके अंतर्गत भारतीय संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में वर्णन हम लोग कर लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं। देखिए विशेषताओं में पहली विशेषता है लिखित कठोर संविधान। लिखित व कठोर संविधान। लिखित व कठोर संविधान, जिसमें आप लोगों को पता 395 अनुच्छेद, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। यानी कहने का मतलब ये है कि उस समय विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान यदि किसी देश का था तो वो था भारत संघ का। इसलिए का वर्तमान के अंतर्गत इसमें 470 के लगभग तो वो है 470 या 74 तो ये हो गए शायद, और हो गए आपके 12 अनुसूचियाँ हो गई और 25 भाग हो गए। ये वर्तमान के अंतर्गत है। और बाद में कहता है ये दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था अर्थात भारत में केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया और संविधान जब बनाया गया था उसी समय इन तथ्यों को संविधान में शामिल कर लिया गया था। अर्थात केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियाँ होगी। केंद्र और राज्यों की अलग अलग शक्तियाँ होगी। यानी कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसी समय यह व्यवस्था अपनानी गई थी, दोहरी शासन व्यवस्था। अर्थात केंद्र का अलग सिस्टम होगा और राज्यों का अलग होगा। केंद्र सरकार अलग होगी, राज्य की सरकारें अलग होगी। संघ राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। संघ और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा यानी कि पहले सभी सरकार के द्वारा जब बनाए गए उसी समय उन्होंने अलग अलग विषय के रूप में बांट दिया गया था कि इन विषयों के ऊपर तो केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य स्तर पर राज्य सरकारें बनाएगी और समवर्ती सूची के जो विषय है उनके ऊपर कानून बनाने का कार्य दोनों को दिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को सभी के द्वारा अर्थात संसद और राज्य विधानसभाओं के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई है संविधान के द्वारा इन्हें प्राप्त हुई है। इसलिए भारत में संविधान ही सर्वोच्च, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नंबर 5, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका अर्थात कार्य एक प्रकार से स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है, अर्थात न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में यदि कोई विवाद की स्थिति होता है तो उसका भी निपटारा उसके द्वारा किया जाता है। अर्थात स्वतंत्र न्यायपालिका कार्यपालिका किसी प्रकार से न्यायपालिका कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, ये व्यवस्था भी की गई है। संविधान संशोधन। संविधान में संशोधन के अंतर्गत भी ये कहा है कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग बहुमतीय माध्यम समान अधिकार देगी और संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक सिस्टम बना, उसको वो पारित करना पड़ेगा। उच्च सदन की व्यवस्था। उच्च सदन यानी कि भारतीय संसद में 2 सदनों वाली होगी, जिसमें उच्च सदन राज्यों का सदन होगा, अर्थात उनमें राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में लोगों को शामिल किया जाएगा। और ये जनसंख्या के आधार पर किया गया, ना कि राज्यों को अपने राज्यों के हिसाब से दिया गया। राज्य में जितनी जनसंख्या जिसकी होगी उनको उसी अनुपात में ये दिया गया। अब बात करते हैं हम लोग भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसमें कुछ एकात्म लक्षण भी बताए गए। उनमें कौन कौन से आते हैं देखिए। शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, संसदीय कानून सीमित है और राज्यों के कुछ विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। व्यापार संबंधित, संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान और आपातकालीन प्रावधान, यह राष्ट्रहित में एक केंद्र शक्ति, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, एकरी नागरिकता, एक जम्मू कश्मीर छोड़कर जो भी अब समाप्त हो गई है, एकरी न्याय व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं, ये सारी जो एक हमें ये दर्शाती है कि भारत में संघीय व्यवस्था के एकात्म लक्षण भी पाए जाते हैं। अब बाकी डिस्कशन हम लोग करेंगे कल।